ठीक है, तो अभी की क्लास का टारगेट है कि हम एप्लीकेशन वाले पार्ट्स कवर कर लें, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे। और कुछ अलग से एप्लीकेशंस भी थे मैग्नेटिक फील्ड वाले। वो जितने ज़्यादा पार्ट्स कवर हो जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रहा है इसको? मैं सोचा ड्राइंग में कम टाइम लगे तो उसके लिए फिगर बोरो कर लिया हमने। ठीक है, ठीक, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा या कोई आवाज में स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो इमीडिएटली मुझे बताना, ठीक, अनम्यूट करके मुझे, वरना पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के, ये मैग्नेटोमीटर का पर्पस यही होता है कि हम मैग्नेटोमीटर्स को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हें फोर्स मेजर करना पड़ेगा, वो अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नेटोमीटर बनाते हैं जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसकी किसकी वजह से? तो या तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक, अलग अलग जगह पर अर्थ की कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उनको कंपेयर कर सकते हैं। या फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। या फिर हम अलग अलग बार मैग्नेट्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता है किसी पॉइंट पर, किसी तरह से एक बार पता कर लिया, मैग्नेटोमीटर को यूज करके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है डायरेक्टली नहीं बता सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। या फिर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। ऑब्वियसली बार मैग्नेट के लिए अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो हर जगह पर फील्ड बता सकते हैं। और ऐसे भी बार मैग्नेट की वजह से फील्ड तो अलग अलग जगह पर डिफरेंट होगी। तो बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और अलग अलग लोकेशन पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटोमीटर का काम है मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना। तो पहले टाइप का दो टाइप के मैग्नेटोमीटर होंगे। एक डिफ्लेक्शन टाइप मैग्नेटोमीटर होगा, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, वो वो मैग्नेटिक कॉम्पस नीडल का डिफ्लेक्शन होता है कि कितने एंगल से हमारा कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको देख करके हम कंपेयर कर पाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मोमेंट को। और दूसरे टाइप का जो मैग्नेटोमीटर है उसका नाम ही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है। तो उसमें वाइब्रेशन प्रिंसिपल होता है, हम वाइब्रेशन का टाइम पीरियड मेजर करते हैं। ठीक है, एक ही साइकिल का नहीं, ऐसे हम लोग मतलब किसी भी स्टैंडर्ड लैब प्रोसीजर में अगर तुम्हें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना होता है, तो तुम ऐसे 20 साइकिल का टाइम नोट करते हो और उसको 20 से डिवाइड कर देते हो, और ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स लेते हो, फिर एवरेज लेते हो, है ना। एनीवे हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देख करके वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इसमें हम नीडल का डिफ्लेक्शन देख करके मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करेंगे। इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत सिंपल होता है। इस तरह से तुम समझ लो, एक स्केल होती है, ठीक है, इस तरह से लीनियर स्केल है, ठीक है, और लीनियर स्केल के बीच में इस तरह का एक, ठीक है, सर्कुलर स्केल होता है जिसमें कि हमारा कॉम्पस रखा होता है। ठीक है,
यहाँ पे लीनियर स्केल की रीडिंग लगी होती है, ठीक है, कि यहाँ सेंटर से कितनी दूर पर ये सारे पॉइंट्स लोकेटेड हैं दोनों साइड में, और सेंटर पे ये कॉम्पास नीडल होता है और यहाँ पे 90 90 90 90 की रीडिंग बनी होती है, ठीक है, मतलब कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है हम देख करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नोन है, ठीक है, तो तुम देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड को देख करके हम किस तरह से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पा रहे हैं। सिंपल से इस एपरेटस को यूज करके बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये रिजल्ट क्योंकि बार बार यूज होगा तो मैं एक बार मैग्नेट की वजह से जो रिजल्ट है ना, लास्ट टाइम में मैंने शायद वो रिजल्ट लिखा था, तो उसमें एक चीज मैंने ठीक है ध्यान नहीं दिया था उसको, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है तो उसके एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेशन वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बार मैग्नेट तो पास ही रखा रहेगा, बहुत दूर वाले पॉइंट वाला रिजल्ट हम नहीं यूज करेंगे। तो एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है 2 टाइम्स, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, टाइम्स m अपॉन आर क्यूब आती है, लेकिन यहाँ पे आता है एम आर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है ना ये 2l है, तब का रिजल्ट था, ठीक है, ये मैं 2l शायद लास्ट टाइम में मेंशन नहीं किया था, l मेंशन किया था, मुझे लगा कि मैग्नेटिक मोमेंट यूज हो रहा है तो वो l2l बताने की क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पे एक l भी यूज हो रहा है तो हमें बताना पड़ेगा ये आधी लेंथ है, l जो है ना वो इस आ, वो इस डाइपोल की आधी लेंथ है, ठीक है, ये है 2l, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। उसी तरह इक्वेटोरियल पॉइंट वाले का भी रिजल्ट बता दो, ये छोटा लिखा हुआ दिख रहा है ना तुम लोगों को, यहाँ पे 2k के पी अपॉन आर क्यूब नहीं होता है, के पी अपॉन आर क्यूब, तो k का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होगा ही, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एज सच रहता था, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3.2, ये दोनों रिजल्ट्स थे, ठीक है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट के और ये एक्सियल पॉइंट के, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स थे एक्सियल इक्वेटोरियल के, इन्हीं को हम यूज करके अभी वाले रिजल्ट्स निकालेंगे, ठीक है, चलो, ठीक है। अब सबसे पहला केस लेते हैं, टैन ए पोजीशन। टैन ए पोजीशन कैसी होती है, टैन ए मतलब इसमें दो पोजीशन में हम मैग्नेटोमीटर को यूज कर सकते हैं, एक कहलाती है टैन ए पोजीशन, दूसरी कहलाती है टैन बी पोजीशन। लेट अस से इस रीजन में ना ये नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो जैसे ही तुम मैग्नेटोमीटर को रखोगे, और ऑब्वियसली ये मैग्नेटोमीटर हॉरिजॉन्टल टेबल पर रहेंगे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही नीडल को डिफ्लेक्ट करे। अभी कोई हम बार मैग्नेट नहीं लाते जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है या कंपेयर करना है, हम सिर्फ क्या करते हैं, इस टेबल पे ना इस मैग्नेटोमीटर को रखते हैं, तो ये किसी डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट होगा, तो जिस डायरेक्शन में पॉइंट होगा ना, हम अपने इस लीनियर स्केल को नीडल के परपेंडिकुलर लाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्केल है, ठीक है, हमारा जो स्केल है, या कह लो कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वो जाहिर सी बात है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी, ठीक है,
ये हमारा सर्कुलर स्केल है और हमारा नीडल यहीं पे पॉइंट कर रहा है, इस तरह से नीडल पॉइंट कर। अभी कोई दूसरा मैग्नेट नहीं लाया, तो हम अपने नीडल को ना लीनियर स्केल के परपेंडिकुलर रख देते हैं। ठीक है, पहले ये tan A पोजीशन कहलाती है। ठीक है, जब हमारा नीडल लीनियर स्केल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस केस में हम बोलते हैं tan A पोजीशन में बोलते हैं कि हमारी जो ये मैग्नेटोमीटर का जो लीनियर स्केल है, tan A पोजीशन में जो लीनियर स्केल है वो ईस्ट वेस्ट या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये लीनियर स्केल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो नीडल नॉर्थ को पॉइंट करेगा, तो नीडल लीनियर स्केल के परपेंडिकुलर होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखें BH, या इसको H लिखें सीधा, क्या ऐसे कंफ्यूजन होगा, चलो इसको BH ही रहने दो। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कोई रोल प्ले नहीं करे। अब हम करते क्या है कि अपनी मर्जी से ये जो लीनियर स्केल है ना, ये वाला जो पार्ट है ये लंबा होता है, तो अपनी मर्जी से यहाँ पर ना अपने बार मैग्नेट को लीनियर स्केल के अलोंग कुछ इस तरह से रख देते हैं कहीं पर भी। ठीक है, अब थोड़ा दूर पास ला करके कैलिब्रेट करते हैं, तो होगा क्या कि मैग्नेट के ऊपर ना दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक्ट करेंगी। ठीक, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से, ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरी बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, ये वाला जो कंपोनेंट है वो डिपेंड करेगा कि हमने बार मैग्नेट को कहाँ पर रखा है, और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये लीनियर स्केल से हमें आर की वैल्यू पता है, और हमें मैग्नेट की लेंथ भी पता है। ठीक है, मैग्नेट की लेंथ कितनी है ये भी हम जानते हैं क्योंकि मैग्नेट हमारे हाथ में है। ठीक है, और मैग्नेट की जो लेंथ होती है ना, वो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो इसकी एक्चुअल लेंथ से थोड़ी कम होती है, वो 83-85% या 87% के आसपास होती है। ये तुम लोगों ने अगर थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि एक्चुअली जो ये जो पोल्स का मतलब होता है जहाँ पे लाइन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो जो मैक्सिमम लाइन डेंसिटी वाला जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा ये पीक पर नहीं, थोड़ा सा उससे नीचे होता है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, तो ये वाली जो लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक लेंथ देखनी है। ठीक है, तो सेंटर पर बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, किधर आएगी, कुछ इस तरह से आएगी। ठीक, कुछ इस तरह से आएगी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक, और इसी डायरेक्शन में हमारा कॉम्पास नीडल पॉइंट करेगा। ठीक है, तो कॉम्पास नीडल जितने एंगल पर पॉइंट करा, ये बस हमें एंगल चाहिए, और हम कंडीशन अप्लाई करेंगे क्या कि BH/B, एक मिनट मैंने सॉरी, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि सॉरी, ये जो इनिशियल डायरेक्शन थी ना, यहाँ से ये कितना डिफ्लेक्ट किया, कि मैग्नेट रखने के बाद ये कितने एंगल से डिफ्लेक्ट किया, तो ये एंगल हमारा थीटा है। तो हम लिखेंगे B/BH इक्वल्स tan थीटा, तो B की वैल्यू लिखेंगे BH tan थीटा। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है, अब हम आ, अपने मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, सारी चीजें उन्होंने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे, और m की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, थीटा हमने मैग्नेटोमीटर से देखा, और ये सारी चीजें हमें पता है। r का मतलब ये मैग्नेट को कहाँ पर रखा है वो भी पता है, l मतलब मैग्नेट की लेंथ कितनी वो भी पता है, रख करके हमें थीटा हमने मैग्नेटोमीटर से मेजर कर लिया, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, अब tan B पोजीशन में क्या करते हैं,
टैन बी पोजीशन में भी मोर और लेस ऐसा ही करते हैं। इसमें एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं दूसरा कोई कि टैन बी पोजीशन में क्या करते हैं कि टैन बी पोजीशन में हमारे पास जो, एक मिनट, ये हमारा टैन बी पोजीशन में क्या करते हैं ना, हम अपने लीनियर स्केल को बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में ही ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे इस बार क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, तो कुछ ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, अपने मैग्नेट को हम कुछ ऐसे रखते हैं। मैग्नेट को ना लीनियर स्केल, मतलब लीनियर स्केल ऐसे नहीं लगते हैं। इस बार हम मैग्नेट को परपेंडिकुलर कर देते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो कितने, इस बार जो हमारा हमारा नीडल होगा ना, उसकी नेचुरल पोजीशन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, जब मैग्नेट नहीं था तो नीडल कहाँ पर था, कुछ ऐसे था। अब यहाँ से वो कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से वो कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हम बार मैग्नेट को रखने के बाद मैग्नेटोमीटर की रीडिंग से पता लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, ये एंगल जैसे ही पता चल गया, फिर से हम कंडीशन लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बी एच टैन थीटा के इक्वल है। चेक करो, और बी एच की वैल्यू पता है, टैन थीटा की वैल्यू, और बी की वैल्यू हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 3/2। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ये बी एच टैन थीटा, और सारे टर्म्स उधर चले जाएंगे, हमें एम की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि तुम क्या कर रहे हो कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हो। तो इन मेथड से ना हम क्या करते हैं कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट पता करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, तो मैं इसके बाद बताता हूँ कि इसको हम यूज कैसे कैसे। टैन ए पोजीशन में क्या करना है, टैन बी पोजीशन में क्या करना है, टैन ए में जो मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियर स्केल के परपेंडिकुलर, और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लीनियर स्केल। और टैन बी में उल्टा हो जाता है, लीनियर स्केल के अकॉर्डिंग अर्थ अलोंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चली आती है, और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाती है। लेकिन एनीवे प्रिंसिपल सेम है, हमें देखना है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल से नीडल डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। हाँ, तो बताओ ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट तो अंडरस्टूड है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशन में अब इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें एक होता है कि अर्थ में अलग अलग जगह पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है, तो हम कोई भी एक पोजीशन ले लेंगे ना, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर, मान लो हम टैन ए पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, टैन बी में यही काम करेंगे। ठीक है, टैन ए पोजीशन ले रहे हैं, तो टैन ए पोजीशन में हम अपने मैग्नेट को सेम रखेंगे। हमारा टारगेट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करना, कि मैग्नेट को सेम रखेंगे। ठीक है, तो पहली बार क्या करेंगे, मैग्नेट तो हमारा सेम है, तो पहली बार जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि बी इक्वल्स, सेम जगह पर सेम मैग्नेट रखा गया है, तो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हम लिखेंगे बी इक्वल्स बी एच tan थीटा 1 बी एच 1। ठीक है, और दूसरी बार क्या करेंगे, बी एच 2 tan थीटा 2।
इसको दूसरी जगह लेकर के गए, वहां पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग है, बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी, इसको चेंज नहीं किया। तो तुम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकते हो, BH1 अपॉन BH2, ये क्या होगा, tan थीटा के रेशियो के इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा कंपैरिजन होता है कि मतलब सिर्फ एंगल देखा और अलग अलग जगह पे तुम देख सकते हो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपेयर कर सकते हैं, एक जगह पता है तो बाकी जगह हम निकाल सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं कि हम लोग इसी को यूज करके अलग अलग बार मैग्नेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट्स को कंपेयर करने का प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी जगह पर मान लो हमने रखा है अपना ये मैग्नेटोमीटर, और यहाँ पे एक दूसरा बार मैग्नेट ले आते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जिन दो बार मैग्नेट्स को हमें कंपेयर करना है, उन दोनों बार मैग्नेट्स को या tan A में या tan B में जैसे रखना है रखो। ठीक है, लेकिन दोनों को सेम है, ये दोनों tan A में रखा, और हम देखते हैं कि इन दोनों को हम आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी रखने से डिफ्लेक्शन, नीडल का डिफ्लेक्शन नलीफाई होगा। ठीक, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कंपेयर कर लोगे दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, और इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो इस पहले की वजह से निकालोगे, μ0 अपॉन 2 पाई mr1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस l1 स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और उसी तरह दूसरे के लिए लिखोगे, और दोनों की वजह से सेम होगा। ठीक है, दोनों की पोलैरिटी ऑब्वियसली पलट करके रखेंगे, तो एक की वजह से इधर, एक की वजह से इधर, मैग्नेटिक फील्ड की कैंसिल हो जाए, उसकी कंडीशन लगाओगे तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो। ये है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को यूज करके हम दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग अलग लोकेशन पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर रहे हैं, और और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी लोकेशन पर पता है। ठीक, इसके बाद फिर ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। तो ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर बिल्कुल सिंपल एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसके टाइम पीरियड को देख करके हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये ऐसा ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये सारी ग्लास विंडो है, इससे हम अंदर जो है मैग्नेट को देख सकते हैं, उसका ऑसिलेशन देख सकते हैं। इसको प्रॉपरली लेवल करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया जाता है, और क्या किया जाता है कि इसके नीचे ना एक रेफरेंस लाइन होती है, ये जो इसका जो बेस है ना, ये वाला बेस, इस पे नीचे ऐसे करके लाइन एक रेफरेंस के लिए रखते हैं, और हम अपने इस पूरे मैग्नेटोमीटर के एपरेटस को, जो टेबल है हमारा ना, ठीक है, उस पे इसी तरह से रखते हैं कि इस मैग्नेटोमीटर की जो की का जो रेफरेंस लाइन है ना, वो नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ऑलरेडी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, बार मैग्नेट का अपना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेशन की टाइम पीरियड हमें पता है, तो टाइम पीरियड को देख करके हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है 2 पाई, टाइम पीरियड का क्या की वैल्यू क्या आई थी, याद दिलाओ, आई अपॉन एम बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है, ये बी क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और एम क्या है, ये इसके अंदर जो मैग्नेट है ना, इसको हम निकाल सकते हैं ऊपर से, ये जो हुक दिया है ना, इसको बाहर ला सकते हैं, इसमें मैग्नेट अपनी मर्जी से कोई भी मैग्नेट रख सकते हैं। तो एक बार मैग्नेट रखना है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड काउंट करना है।
ठीक है, इससे तुम क्या क्या पता कर सकते हो। तो इस ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर को यूज करके हम सबसे पहला काम करते हैं कि अलग अलग बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर पाते हैं। तो इससे अगर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, लेट अस से पहले केस के लिए ये वैल्यू आएगी T1 इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट I1 M1, क्योंकि पहला वाला जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 मान रहा है। किसी लोकेशन पर टाइम पीरियड निकाला और यही काम फिर दूसरे वाले बार मैग्नेट के साथ किया, जिनके मैग्नेटिक मोमेंट्स को तुम्हें कंपेयर करना है, M2BH। ठीक, अब क्या प्रॉब्लम है, इसका स्क्वायर करो, रेशियो ले लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा। M1/M2 की वैल्यू क्या आएगी, गेस कर सकते हो। M1/M2 की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी I1, ठीक है, T2 स्क्वायर, चेक करो I2, तुम्हें ये रटना नहीं है, यहीं से लिखना है बार बार, I2 T1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम्हें दोनों बार मैग्नेट्स जिनको तुम्हें कंपेयर करना था, ये पहला वाला बार मैग्नेट था, दूसरा वाला बार मैग्नेट था, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट M1 है, ये M1 तो हमें M1 M2 M2 कंपेयर करना है, लेकिन इसका I1 I2 अलग अलग होगा, वो हमें नहीं पता है। ये टाइम पीरियड तो हम मैग्नेटोमीटर को देख लेंगे, लेकिन I1 I2 कितना होगा वो अगर हमें पता होता कि दोनों का सेम है, तब तो इससे तुम बिल्कुल M1 M2 का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सेम डायरेक्शन में रखते हैं, इस तरह से बार मैग्नेट को ना दोनों को सेम डायरेक्शन में ज्वाइन किया, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, और फिर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन किया, एक का नॉर्थ साउथ है और दूसरे का साउथ नॉर्थ हो गया। अब अगर इस तरह से दोनों को ज्वाइन करते हैं ना, तो एक बार मैग्नेटिक मोमेंट M1+M2, दूसरी बार मैग्नेटिक मोमेंट M1-M2, जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर इन दोनों मैग्नेट्स को, इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम मैग्नेटोमीटर के अंदर रखते हैं, तो अच्छी बात यह है कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, कि ऑब्वियसली इनको जो है यूनिफॉर्म होना, मतलब सिमेट्रिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अगर दोनों का मोमेंट अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग भी है, तो ज्वाइन करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में सेम हो जाएगी। तो इसका फायदा ये होगा कि एक बार M1+M2 को रखा, ठीक है, और एक बार M1-M2 को रखा, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो पहली बार जो प्लस वाला है वो T2 स्क्वायर, माइनस वाला T1 स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, और इसको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा करके या इसको सिंप्लीफाई करके ये M1/M2 की वैल्यू आएगी T2 स्क्वायर, इसको पहले ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। जो ऑपरेशन इधर करना है वही ऑपरेशन इधर भी करोगे। ठीक, ऐड करेंगे तो M1 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो M2 आएगा, ये रिजल्ट होगा। तुम देख सकते हो कि सिंपल से एपरेटस को यूज करके सिर्फ टाइम पीरियड तुम्हें नोट करना है और दोनों मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट केस यही वाला है कि जिसमें तुम ना दोनों को कंबाइन करके टाइम पीरियड देख करके कंपैरिजन करते हो। ठीक है, इसके बाद इसी मैग्नेटोमीटर को हम यूज करके अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल, इस एक्सपेरिमेंट में अपने मैग्नेटोमीटर को कहीं डिस्प्लेस नहीं किया है। एच की वैल्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड की वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे मैग्नेट को निकाल करके पहले एक कॉम्बिनेशन में रखा, फिर इसको उसके बाद पलट करके रखा। ठीक है, ओके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें दो अलग अलग जगह पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है, तो वो तो और आसान है। तुम क्या करोगे उस केस में, मैग्नेट को सेम रखेंगे, मैग्नेट सेम है तो आई भी सेम है, एम भी सेम है, सिर्फ एच बी एच चेंज होगा। तो पहली बार टाइम पीरियड देखा, दूसरी बार टाइम पीरियड देखा, और तुम देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, बाकी सारी चीजें अगर सेम है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड हो जाए। ठीक है, तो तुम्हारा, अगर तुम मान लो इसको
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए यूज करते हो, तो ये वैल्यू कितनी होगी पता है? ये T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर की होगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये बहुत सिंपल था, इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी डिफिकल्टी होनी चाहिए। बताओ। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत सारे इसमें सोचे थे कि एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, तो एक काम करते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन अभी जल्दी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, एक काम कर सकते हैं, ये दोनों पार्ट, ठीक है, और ये दोनों पार्ट, ठीक, ये दोनों कवर कर सकते हैं, या तो इसको बाद में किया जाएगा, बताओ। ये तो दोनों थ्योरेटिकल है, और इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। इन दोनों को कवर कर लें, साइक्लोट्रॉन बाद में कभी कर लेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन MRI, इसके बाद ये दोनों रहेगा। ठीक है, इनको भी समझ लो अच्छे से। ये मैग्नेटिक मिरर, मैग्नेटिक बॉटल, देखो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हमें पता है कि अगर हम बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है वो। इस बार अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन हम ये दो कॉइल्स को यूज करके ना कुछ इस टाइप की फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करके बहुत हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स को, ओ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, तुम लोगों ने बताया नहीं। ठीक, अब दिख रहा है? देखो, ये दो एप्लीकेशंस हैं, और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, और इसके बाद है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को रहने देते हैं, ये थ्योरेटिकल वाला जो है इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है, तुम समझ सकते हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, लेटर से वेलोसिटी जो है ना अंदर की तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी अगर अंदर की तरफ है तो वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह आएगी, कुछ यूं आएगी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, वी क्रॉस बी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से वी क्रॉस बी करके देखोगे, मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि इस सर्कुलर मोशन के साथ साथ एक कंपोनेंट तो इसका सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व, और दूसरा कंपोनेंट ना इधर की तरफ, इसको ना इधर की तरफ, आगे की तरफ भी इसको पुश करेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है इस तरह के, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है, जो नॉन नॉन अगर अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल तो या तो ऐसे सर्कुलर करता है या ऐसे स्पाइरल करता है, ठीक है, इक्वल पिच का। लेकिन अगर हम इसको यूं ऐसे कर देंगे तो पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? चार्ज पार्टिकल का मोशन इस तरह से ऐसा हो जाएगा कि वो इधर, क्योंकि इसके साथ इधर की तरफ एक फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम फील्ड को कुछ इस टाइप की बना देते हैं, यहाँ से ये कुछ ऐसे बल्ज आउट हो रही है फिर वापस जा रही है, तो अब वापस आते टाइम में जो फोर्स है ना, फिर से तुम फोर्स देखोगे, अगर अगर फील्ड ऐसी हो गई है तो फोर्स कुछ इधर की तरफ आ जाएगा, और फोर्स कुछ इधर की तरफ आने का मतलब है अब इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इधर, इसको मैं हॉरिजॉन्टल ऐसा बोल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन कॉइल के अलोंग फोर्सेस कुछ इस तरह से होंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल है ना वो यहाँ से इधर जाता है, फिर इसके बाद इधर आता है, इधर आता है, इधर, और इसी तरह से ट्रैप्ड हो जाता है। हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को रखने का हमारे पास दूसरा इससे अच्छा ऑल्टरनेट आसान मेथड नहीं है कि हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को स्टोर करना बहुत मुश्किल है, आयंस को, चार्ज पार्टिकल्स को। तो हम उसको ना इस तरह के
मैग्नेटिक बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो इनको अलग-अलग यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझने के बाद तुम्हें पता चल गया कि सारी फील्ड लाइन ना यहाँ पे ऐसे करके टर्मिनेट होती है और यहाँ से ऐसे इमर्ज करती है। ठीक है? तो सन है, ये सन से सोलर विंड, हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज होते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। वो हाई स्पीड से ना अर्थ की तरफ ऐसे आते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब अर्थ के पास आते हैं ना, क्योंकि अर्थ के पास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं ये चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल सीधा इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे नहीं ब्रेक करके एंटर कर पाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है और फोर्स की वजह से ना इसका स्पाइरल पाथ हो जाता है। और ये स्पाइरल पाथ और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको डायरेक्ट करती है, चाहे चार्ज इधर जाए वो चार्ज पर इधर ही आता है, वो नॉर्थ पोल की तरफ आता है या साउथ पोल की तरफ आता है। तो सीधा ये जो कॉस्मिक रेज है अर्थ को हिट नहीं कर पाती है। हम बोलते हैं ये अर्थ की प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की लेयर है, जो कि लाइफ को एज वी नो इट एग्जिस्ट करने में हेल्प करती है। अगर सारी रेज यहाँ अगर डायरेक्टली लाइफ के साथ ऐसे डायरेक्टली एंटर करती तो लाइफ जैसी एग्जिस्ट कर रही है वैसे नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन होता है कि ये ऐसे इस तरह से पोल के पास जैसे आती है ना हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने की वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन एयर मॉलिक्यूल्स को ये चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक करते हैं करेंगे उसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर के एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी को लेके एक्साइट हो जाते हैं। ठीक, इनके पास एनर्जी है, सन से आई है। अब ये जो एक्साइट हो गए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये वापस जाते हैं। ठीक है, और जब ये वापस जाते हैं तो अलग अलग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं। ठीक है, हर पॉसिबल वेवलेंथ में। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारा पोर्शन जो है विजिबल रीजन में आता है। तो ये पूरी जो स्काई है ना वो बिल्कुल ब्राइट इस तरह से, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कि इसको नॉर्दर्न लाइट बोलते हैं, इसको साउदर्न लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसी को ऑरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रियालिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्काई में तुम्हें इस तरह का कलरफुल पैटर्न दिखता है। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है मैग्नेटिक, चलो इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला बता दूं या फिर इसको बाद में ही कभी देखेंगे। कॉइल वाला जो है, कॉइल वाला पार्ट बताओ। देखो इसमें जो करंट है ना, अरे तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो ये जो करंट है ना, करंट कैरिंग कॉइल इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको बहुत सारे टर्न्स लेकर के हमने कॉइल बना दिया है। और अगर इसमें करंट पास कर रहा है तो ये जो कॉइल है ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एन आई ए के इक्वल है। ठीक है, तो करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो जैसे ही हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, इसको समझना ये तुम्हारा स्केल है, ये नीडल है और इसके परपेंडिकुलर हमारा इस तरह से कॉइल होगा। ठीक है, और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये इधर की तरफ इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगी, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ये सब स्प्रिंग है, ये दोनों जो स्प्रिंग है ना, ये जैसे जैसे रोटेट करेंगे इसको ऑपोजिट सेंस में ये टॉर्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लो हम कुछ करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, तो टॉर्क कितना एक्ट करता है, कुछ मान लो ये रोटेट करके यहाँ पर आ गया मैग्नेटिक नीडल, ये एंगल लेटर से थीटा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो कुछ इस तरह से। ठीक, इसको समझना है अच्छे से। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर है और मैं जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो थीटा पर आ जाने के बाद इसके ऊपर एक तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क एक्ट कर रहा होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है,
और थीटा पर आ जाने के बाद हम बोलते हैं जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बढ़ेगा, स्प्रिंग का भी टॉर्क बढ़ेगा, और स्प्रिंग का जो टॉर्क होना है थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ये जितना ज्यादा एंगुलर, इसको जितना ज्यादा ट्विस्ट करेंगे उतना ज्यादा ये ऑपोजिट सेंस में टॉर्क एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक टॉर्क, उतना ज्यादा स्प्रिंग टॉर्क, और उतना ज्यादा एंगल पर आकर के हमारा जो नीडल है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हम कंडीशन यही लगाएंगे, मैग्नेटिक टॉर्क और व्हाट एंड स्प्रिंग टॉर्क ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी और स्प्रिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम बता सकते हैं। दोनों की वैल्यू जरा बताओगे, मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा जो है ना वो ये वाला एंगल होगा। इसी में कंफ्यूजन होता है बहुत कि जब यहाँ पर था ना तब तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रहा है। ठीक है, एम बी साइन 90, और जैसे जैसे ये रोटेट करता जाएगा, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू कम होती जाएगी। ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा है उसकी वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये है, ठीक है, ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक है, और ये इनिशियल पोजीशन थी, ये वाली जो थी ना ये इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अब तुम एक एक करके बताओ सबकी वैल्यूज कितनी कितनी है। ये साइन 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, और स्प्रिंग फोर्स का जो टॉर्क है वो सी थीटा होगा। तो यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम बोलते हैं स्प्रिंग रिलैक्स है। जितना एंगल हम ट्विस्ट करेंगे उतना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग टॉर्क एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हम जानबूझ करके अपना अरेंजमेंट ऐसा ही बनाते हैं कि ये वाला जो डिफ्लेक्शन है ना ये बहुत ही कम हो। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन बहुत ही कम हो। ठीक है, अब इस कम डिफ्लेक्शन को नीडल का ज्यादा डिफ्लेक्शन बनाना वो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसको थोड़ा सा भी तुम, ठीक है, उसको ज्यादा उसका रेंज बढ़ा सकते हो इस कम एंगल के लिए भी। लेकिन ये एंगल अगर कम होगा तो ये जो एंगल है वो साइन 90 के आसपास होगा ऑलमोस्ट, या तो उसको कॉस थीटा लिख लो, और कॉस थीटा ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा। और m की वैल्यू हम लिखेंगे n i a b, ये वैल्यू सी थीटा की इक्वल होगा, सी थीटा की इक्वल होगी। और जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी एन आई ए, या इसको ऐसा लिखते हैं एन ए बी आई अपॉन सी। और ये तुम देख सकते हो ये थीटा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करके, यही तो चाहते थे हम, ये जो डिफ्लेक्शन है करंट के प्रोपोर्शनल आए, तो इसको यूज करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है जो कि हम एमीटर और वोल्ट मीटर बनाने में यूज करें। तुम देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर के लिए जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे बिल्कुल वैसे ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा फॉर स्मॉल एंगल। अब इसमें दो जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर करंट के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है अगर कम करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा भी करंट अप्लाई किया वो ज्यादा ज्यादा एंगल शो कर रहा है। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, और करंट तुम बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हो 1 एम्पीयर 10 एम्पीयर और डिफ्लेक्शन बिल्कुल 1 डिग्री का हो रहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो हम किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, और डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो एन ए बी अपॉन सी के इक्वल होगी। और तुम देख सकते हो कि हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग रखेंगे, एरिया जितना स्ट्रांग रखेंगे, तो उतना ज्यादा हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा, उतना ज्यादा करंट को वो रिस्पॉन्ड करेगा। और ये जो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग के लिए जितना कम होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी।
ठीक है, कि हम इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट और कॉइल रेजिस्टेंस यूज किया था। तुम लोग भूल गए हो क्या? ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के कॉइल के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर आई करंट है, ठीक है, कॉइल के अंदर आई करंट है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? वोल्टेज की वैल्यू की आई आर की इक्वल। तो तुम यहीं से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो ना कि आर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू होगी थीटा अपॉन वोल्टेज की वैल्यू होगी एन ए बी अपॉन सी आर। यहाँ पे कॉइल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो कॉइल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी कम होगी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है डिफ्लेक्शन पर एम्पेयर या डिग्री पर एम्पेयर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब है वोल्टेज सॉरी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये तुम लोगों को करने हैं। ठीक है, बाकी अब तो एमआरआई वगैरह, हम एमआरआई साइक्लोट्रॉन